लेकिन होता क्या है कि ये बाद में थोड़े दिन बाद ही जो बंगाल के शासक है, जो ठीक है, जिसमें हम पहले पढ़ते थे गौड़ वंश को, ठीक है, गौड़ को पढ़ते तो गौड़ों के बाद जब कोई आए तो वो पाल वंश आए, ठीक है। तो जो पाल वंश को पढ़ते हैं तो पाल वंश के खिलाफ इन्होंने अभियान किया, वत्सराज ने, ठीक है, वत्सराज ने पाल के खिलाफ अभियान किया। तो हुआ कि ये पालों को, ठीक है, जो इनका क्षेत्र था कन्नौज, मतलब कन्नौज एक क्षेत्र था जिस पर लेके अधिकार को लेकर के एक लगातार संघर्ष चल रहा था। वहां के शासक का जो नाम मिलता है वो इंद्रायुध मिलता है, इंद्रायुध, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो वत्सराज क्या करते हैं, पहले इसी को पराजित करते हैं, इंद्रायुध को, इसको पराजित करते हैं वत्सराज। लेकिन इसको पराजित जब करते हैं तो कन्नौज पर ये पूरा अधिकार नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अधिकार उसी का बना रहता है। तो इसके लिए अब कन्नौज के लिए राष्ट्रकूट और पाल शासक धर्मपाल, ठीक है, ये, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, ये सब संघर्ष कर रहे होते हैं इसी के लिए। तो इसमें क्या होता है कि थोड़े समय के लिए वत्सराज भी कुछ पराजित करते हैं, मतलब थोड़ा सा पिछाड़ देते हैं सेना को, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो ये कह सकते हैं कि जो कन्नौज पे अधिकार है वो वत्सराज का नहीं है, ठीक है। फिर इसी समय वत्सराज को ये धर्मपाल, ठीक है, पराजित भी करता है थोड़े दिन बाद ही। तो धर्मपाल पराजित जब करता है तो क्या करता है कि वो कन्नौज पर अधिकार कर लेता है, लेकिन यह भी अधिकार क्षणिक होता है, मतलब एक टिकाऊ अधिकार नहीं होता है, क्षणिक अधिकार। तो ये जो आपका धर्मपाल है, पाल शासक धर्मपाल है, बहुत महान शासक है। तो वो क्या करता है कि ये कन्नौज में धर्म सभा का आयोजन करता है, मतलब एक कन्नौज में सभा बुलाता है और उस सभा में वत्सराज भी आमंत्रित किए जाते हैं, वो पहुंच जाते भी हैं वत्सराज। तो इससे ये जाहिर होता है कि कन्नौज पर पूर्ण अधिकार किसी का अभी तक के नहीं बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो इस वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक है, जो वत्सराज का लड़का है, पुत्र है, वो है नागभट्ट द्वितीय, ठीक है, नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। और वत्सराज के समय से जो त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है वो वत्सराज के समय से ही शुरू होता है, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखिए कि किसके समय से शुरू हुआ, तो वत्सराज के समय से शुरू हुआ था, ठीक है। पाल शासक धर्मपाल थे उस समय और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव थे और प्रतिहार शासक वत्सराज, इन तीनों के समय से ही त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट होता है, ठीक है। अलग से मुझे जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, आप लोग इसी में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे बताते वही है त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। अलग से उसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एकदम ध्यान दे के आप लोग सुनिए, ठीक है। तो इसके बाद जो गद्दी पे बैठा वो नागभट्ट द्वितीय बैठा। तो नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया कि अब इसने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया, पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया और क्या किया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। जो कन्नौज वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो महत्वपूर्ण इलाका है, ठीक है, और उस समय भी जो बहुत उपजाऊ मैदान था, क्षेत्र था, गंगा यमुना दोआब के बीच का क्षेत्र था, तो उस पर जो है अधिकार कर लिया नागभट्ट द्वितीय ने, ठीक है, पाल शासक धर्मपाल को पराजित करके। लेकिन फिर क्या हुआ कि यह राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ, यह राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ, तो इनका भी अधिकार पूर्णतया इस पर बना नहीं रहा, ठीक है, कन्नौज पर। और जो नागभट्ट द्वितीय, इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी भी बना लिया था, ठीक है। इसके बाद जो गद्दी पे बैठता है वो रामभद्र बैठता है, ठीक है। और हाँ, जो ये नागभट्ट द्वितीय है, इनको भी मुसलमानों को हराने वाला, अरबों को हराने वाला बताया जाता है, ठीक है, मुसलमानों को पराजित करने वाला, ठीक है। इनका जो क्षेत्र भी बताया जाता है वो जैसे कि मत्स्य है, ठीक है, जो बंगाल है उसमें मत्स्य वहाँ पर शासन कर रहे होते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं कि वो लोग बहुत उत्पात मचा के रखे थे, ठीक है। उसी के बाद गोपाल से वो लोग आग्रह करते हैं कि इस अन्याय को खत्म करी, तो गोपाल शासक बनता है, पाल शासक, पाल वंश का गोपाल, ठीक है, स्थापना करता है। तो उस क्षेत्र में, ठीक है, तुर्सक का मतलब ही होता है, तुर्सक की बात आई है तो मुसलमान को ही तुर्सक कहा। जो गहलवाल शासक है वो तुर्सक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि तुर्सक मतलब कर लगा दिए थे मुसलमानों पर, इस प्रकार से,
ठीक है। तो ये नागभट्ट जो द्वितीय हैं, इन्होंने कन्नौज पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया, कन्नौज पर अधिकार किया, अरबों को भी पराजित किया इन्होंने। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना, कन्नौज को राजधानी बनाया बस। इसके और इनकी जो उपाधि है नागभट्ट द्वितीय की, वो परम भट्टारक और महाराज धीराज। ठीक है, परम भट्टारक और महाराज धीराज, ये इनकी दो उपाधियां भी मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद जो शासक होता है वो रामभद्र होता है। ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, 833 से 836 तक ही रहता है। जो रामभद्र है ये 833 से 36 मात्र 3 साल शासक होता है। बहुत ही कमजोर शासक होता है, बहुत ही दुर्बल शासक होता है। तो इसी समय चंदेल भी इनके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं रामभद्र के समय पर। ठीक है, रामभद्र के इसके बाद जो इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक होगा, ठीक है, वो होता है मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज। मिहिर भोज मिहिर भोज इस वंश का सबसे महानतम शासक है। इसने अपना एक ग्वालियर का प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया। ठीक है, मतलब अपनी प्रशंसा का अभिलेख लिखवाया। तो यहीं तक के आपको पढ़ना है, नागभट्ट वत्सराज को आपको पढ़ना है, नागभट्ट को पढ़ना है और मिहिर भोज को पढ़ना है। यही आपके सिलेबस में 3 शासक है महत्वपूर्ण। तो मिहिर भोज हुआ। मिहिर भोज के विषय में कहा जाता है कि इनके समय सोना चांदी बहुत ज्यादा था। ठीक है, खाने होती थी। ये बातें जो अरब यात्री सुलेमान है वो करता है मिहिर भोज के विषय में। कहता है कि इनके समय खान होती थी, सोना चांदी बहुत होता था। ठीक है, और इनके समय में चोरी डकैती नहीं होती थी। इनका जो राज्य था वो बहुत ही पूर्णतः सुरक्षित राज्य था। और इनकी जो अश्व सेना थी वो उस समय की सबसे विशाल सेना थी। और यह भी सबसे उस समय के महान शासक थे। अरब यात्री सुलेमान इनके विषय में कहता है। इनकी जो उपाधि है वह ग्वालियर अभिलेख के अनुसार आदिवराह मिलती है। आदिवराह, इनको आदिवराह कहा गया है ग्वालियर अभिलेख में। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख में प्रभास करके भी इनकी एक उपाधि मिलती है। ठीक है, ये आदिवराह नाम का सिक्का भी चलाते हैं, द्रम नाम से। आदिवराह द्रम नाम से सिक्का चलाते हैं मिहिर भोज। ठीक है, जिसमें वराह की आकृति होती है। और तो ये मतलब एक मिहिर भोज के विषय में, महानता के विषय में बातें हैं इनकी। इनकी और क्या महत्वपूर्ण बात है कि ये क्या करते हैं कि पाल शासक अब इनके समय में भी वही होता है। ठीक है, पालों को लेकर के इनका संघर्ष होगा और राष्ट्रकूटों को लेकर के कन्नौज के लिए। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष इनके समय में भी होता है। लेकिन इनके समय में क्या होता है कि जो मिहिर भोज है, इनके समय में जो हार जीत का बात है, ठीक है, वह बहुत स्पष्ट नहीं है। ठीक है, पालों को भी ये पराजित करते हैं, कहते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, पालों को पराजित करेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं पराजित कर पाते हैं। तो ये अपना क्षेत्र जो है अवध पंजाब इधर ही बढ़ाते हैं। ठीक है, यह स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, कहते हैं पराजित करते हैं, फिर छूट जाता है वह क्षेत्र। फिर जो राष्ट्रकूट शासक है, तो इस समय 2 शासक हैं। ठीक है, हालांकि मिहिर भोज के समय 2 शासक हैं। एक तो पालों के 2 शासक हैं मिहिर भोज के समय, एक देवपाल और दूसरा है विग्रह राजपाल करके, विग्रह पाल करके शासक भी है, और नारायण पाल भी हैं। और जो राष्ट्रकूट शासक है इनके समय वो है अमोघ वर्ष और कृष्ण द्वितीय मिहिर भोज के समय। ये 2 मतलब प्रतिहार शासक राष्ट्रकूट शासक हैं। ठीक है, कई बार आपको कंफ्यूजन इसमें होगा, तो ध्यान रखेंगे। थोड़ा हम पढ़ा दिए, आप पढ़ोगे भी तो समझ में आएगा आपको। तो इसमें लेकर के संघर्ष होता है। तो ये जो देवपाल होता है वहां पर ये थोड़ी देर के लिए पराजित करते हैं उनको, फिर देवपाल इनको पराजित करते हैं। तो ऐसे करके संघर्ष मतलब कन्नौज पे पूरा अधिकार नहीं स्थापित हो पाता है मिहिर भोज का। फिर जो विग्रह पाल होता है, हाँ ठीक है, जो विग्रह पाल होता है वो क्या करता है कि उनको जो है ये पराजित कर देते हैं फिर मिहिर भोज। तो जब मिहिर भोज पराजित कर देते हैं तो कन्नौज पर अधिकार हो जाता है। ठीक है, फिर एक चीज छूट गई, जो नागभट्ट द्वितीय था उसको गोविंद तृतीय, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने पराजित किया था। ठीक है, सॉरी,
उसको राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने पराजित किया था। जो नागभट्ट द्वितीय था उसको जो है राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने पराजित किया था, ना कि ध्रुव ने। ध्रुव ने उसको पराजित किया था वत्सराज को। ठीक है, तो ये मिहिर भोज के समय हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से संघर्ष होता है। तो ये बिग्रापाल को पराजित कर देते हैं मिहिर भोज, तो कन्नौज पर अधिकार हो जाता है। फिर क्या होता है कि अमोघ वर्ष तो जैन धर्म का समर्थक है, एक मिनट म्यूट रखिए, जैन धर्म का समर्थक है अमोघ वर्ष। तो अमोघ वर्ष जो जैन धर्म का समर्थक है वह क्या करता है, वो शांति का शासक होता है, वो जैन धर्म का फॉलोअर है। तो उसके समय जीत हार की बात ज्यादा नहीं आती। लेकिन कृष्ण द्वितीय आता है। ठीक है, तो कृष्ण द्वितीय के समय फिर बढ़ता है, इनके तरफ क्षेत्र की बात आती है, लेकिन निर्णय नहीं, अंतिम निर्णय नहीं हो पाता है। ठीक है, मिहिर भोज तो कृष्ण द्वितीय के समय, लेकिन इसी का एक सामंत है। ठीक है, सामंत एक है, गजब है आप लोग। ठीक है, एक सामंत है ध्रुव करके, वो भी एक शाखा है। तो ध्रुव करके एक शासक है। तो ध्रुव क्या करता है, वो इनको पराजित करता है मिहिर भोज को। तो फिर कन्नौज पर अधिकार किसका हो जाता है, इनका राष्ट्रकूटों का कुछ समय के लिए। फिर इसके बाद अब जो बाद के शासक बैठते हैं वो आपके महेंद्रपाल बैठते हैं गद्दी पर। ठीक है, महेंद्रपाल के विषय में मैंने बता दिया आपको। महेंद्रपाल गद्दी पे बैठेंगे। महेंद्रपाल के बाद माहीपाल गद्दी पे बैठते हैं। माहीपाल के ही अंतिम महत्वपूर्ण शासक होता है, सबसे महान इस वंश का। उसके बाद जो गद्दी पे बैठते हैं वो राज्यपाल बैठते हैं। राज्यपाल के बाद त्रिलोचन पाल भी बैठते हैं, जिनको महमूद गजनवी पराजित करता है। फिर इसके बाद इसमें और शासक आते हैं। अंतिम जो शासक है इसके वो यशपाल है शायद, हाँ आई थिंक यशपाल है। कौन है, हाँ यशपाल। जो अंतिम इस वंश के शासक है वो है यशपाल। तो इसी से फिर इस वंश का समाप्ति हो जाता है यशपाल से ही। ठीक है, ये जो इनके बहुत से सामंत होते हैं, जिसमें आपके चंदेल होते हैं, परमार होते हैं और चहमान होते हैं। तो ये लोग इनके सामंत होते हैं। इसी में फिर वो क्षेत्र जो है इन लोग का जो राजवंश है सब उसी में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मुसलमान भी बढ़ाते हैं। ठीक है, जो मुस्लिम शासन है वो भी बढ़ने लगता है। तो ऐसे मतलब ये एक हम लोगों ने प्रतिहारों का इतिहास जाना कि क्या प्रतिहारों का इतिहास है, क्या उनकी उत्पत्ति और कैसे इन्होंने कन्नौज के लिए संघर्ष किया। यही इस क्लास में समझने का आज का मुख्य मकसद था। ठीक है, इसके बाद अब आप लोग के कोई प्रश्न है तो उनको आप पूछ सकते हैं।